नमस्कार, बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में इस पेपर से संबंधित जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन किया था, ताकि आप लोगों को सिलेबस से संबंधित कोई डाउट ना रहे और आप अच्छी तरह समझ जाएं कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। आज हम उसी सिलेबस के अनुसार पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जो ये बताएगा कि मुद्रा क्या है। तो मैं फिर बता देता हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप सेकंड का पेपर फर्स्ट है, जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अनुरूप है और नाम है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा और बैंकिंग। तो पहला टॉपिक है मुद्रा यानी मनी। इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं विषय शुरू करने से पहले ये कहूँ कि मुद्रा क्या है, अगर हमें इसको बताने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल होगी। मुद्रा को परिभाषित करना या उसकी एक विधिवत सिस्टमेटिक कोई परिभाषा बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुद्रा को समझते सब हैं, मुद्रा के बारे में जानते सब हैं, सबके पास है, डेली यूज़ करते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा हम कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ है जिसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है पर हम जानते हैं। तो यहाँ अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएँ दी, हम उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो मनी इज़ ए कॉन्सेप्ट विच वी ऑल अंडरस्टैंड बट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। यानी ये पहली लाइन में ये कह रहा है कि मुद्रा क्या है? मुद्रा वो है जिसको हम सब समझते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको डिफ़ाइन करना, यानी परिभाषित करना। अकॉर्डिंग टू कॉर्थर, यानी पहली परिभाषा दे रहा है कि मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर्स एंड स्टोर द वैल्यू। देखिए, यहाँ कुछ टर्म वो हर परिभाषा में यूज़ करेंगे, वही परिभाषा मुद्रा की जब हम गुण दिखेंगे तो उसमें आएंगे। इसने एक शब्द यूज़ किया है, मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ कॉमनली यूज्ड। पहला टर्म क्या है? कॉमनली यूज्ड। दूसरा है जनरली एक्सेप्टेड। तीसरा है मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड लास्ट है स्टोर द वैल्यू। यानी मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो कॉमनली यूज होती है, जिसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, जो आपस में एक्सचेंज में काम आती है और जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर थॉमस की, ये कहता है इट इज़ ए मीन्स ऑफ एन एंड नॉट फॉर इट्स ओन शेक बट एज ए मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग अदर्स आर्टिकल एंड कमांडिंग द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी ये कह रहा है मुद्रा अपने आप में कुछ नहीं है, बट मुद्रा से हम किसी दूसरे वस्तु या सेवा को हासिल कर सकते हैं। यानी यहाँ ये मुद्रा की परचेजिंग पावर के बारे में बता रहा है। तीसरी परिभाषा कॉलबॉर्न की है, जिसने कहा है कि मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। क्या है मुद्रा? वो है जिससे हम वैल्यूएशन निकालते हैं और भुगतान करते हैं। अगली परिभाषा नोगेरो ने कहा है कि मनी इज़ कॉमोडिटी विच सर्व एज एन इंटरमीडिएटरी इन एक्सचेंज एज ए कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। एक ऐसी मध्यस्थ चीज़ है जो एक्सचेंज में काम आती है और कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, किसी की वैल्यू निकालने के लिए कॉमन मेजर्स है। और आखिरी परिभाषा जो बड़ी पॉपुलर है, प्रोफेसर वॉकर ने कहा कि मनी इज़ एज मनी डज। मनी क्या है? मनी वो है जो मनी काम करती है, यानी मुद्रा वो है जो मुद्रा काम करती है। मुद्रा हमारे लिए क्या काम करती है हम सब जानते हैं, वही मनी है। तो मनी में भी डिफाइंड एज एनीथिंग, ये कॉमन कंबाइंड परिभाषा दी है कि मनी में भी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन रीपेमेंट ऑफ डेट। अब यहाँ हम परिभाषा के आधार पर ये पढ़ेंगे कि मनी है क्या और इसके क्या बेसिक गुण होने चाहिए, तब वो मुद्रा कहलाएगी। तो सबसे पहला है मनी इज़। व्हाट इज़ मनी? मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मनी इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट, एक आर्थिक इकाई है, दैट फंक्शंस एज ए जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है? जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी सामान्य तौर पर रिकॉग्नाइज्ड यानी माना गया, क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माध्यम किसका? एक्सचेंज यानी परिवर्तन का। फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पज़, किसके लिए? ट्रांजैक्शन के लिए। इन द इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में। यानी मनी प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नेमली द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Money originates in terms of commodity having a physical property to be adopted by market participants as a medium of exchange.
तो इन सारी परिभाषाओं और एक सामान्य कॉन्सेप्ट के आधार पर हम मनी के कुछ गुण बताएंगे। पहला यानी किसी भी चीज़ के लिए मुद्रा कहलाने के लिए किन किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वो ये है। सबसे पहले फंजिबल का मतलब प्रतिमोच्या। प्रतिमोच्या का मतलब हुआ कैपेबल ऑफ म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन। कोई ऐसी वस्तु जो म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन यानी साझा विकल्प के तौर पर यूज की जा सके, उसको कहते हैं फंजिबल एंड प्रतिमोच्या। तो अगर वो कैपेबल नहीं है म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन में तो वो मुद्रा कहलाएगी नहीं। दूसरा है टिकाऊ यानी ड्यूरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100 का नोट बैंक से निकाला, एक वस्तु खरीदी और ख़रीदने के बाद वो नोट ख़त्म हो गया, नहीं, वो ड्यूरेबल है, वो बार बार यूज़ आएगा। पोर्टेबल सुवाही है यानी आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके। आप क्या करते हो, मुद्रा को कॉल किया, पर्स में डाला, जेब में डाल लिया, जब जहाँ ज़रूरत हो गई ले गए, यानी पोर्टेबल है, इधर उधर ले जाया जा सकता है। स्वीकार्य है, रिकॉग्नाइजेबल यानी सभी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हम इसको मुद्रा के तौर पर काम में लेंगे। जैसे भारत में मुद्रा क्या है, रुपया, नोट, कागज़ का नोट है जिसका नाम रुपया है, उस पर अंक लिखे होते हैं, उसको हमने रिकॉग्नाइज़ किया है, आरबीआई ने रिकॉग्नाइज़ किया है, सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया है और जनता ने स्वीकार किया है कि हाँ ठीक है, हम इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मुद्रा के तौर पर काम में लेंगे। और 5वां है स्थायी, स्टेबल होता है। मुद्रा एक बार अगर सर्कुलेशन में आ गई तो बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के उसको बंद नहीं किया जा सकता, वो स्थायी रहेगी। आपने देखा होगा कि नोट जब तक बुरी तरह फट नहीं जाता तब तक वो काम में आता है, और फटने पर भी उसको बैंक में जमा कराते हैं, बैंक वाले उसी नंबर का नया नोट छाप के उस नोट को बर्बाद कर देते हैं। तो वो यानी उस नंबर का नोट तो ख़त्म नहीं हुआ ना, वो तो फिर सर्कुलेशन में आ गया, वो केवल कागज़ का टुकड़ा गला था, नोट वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब क्या, एक टिकाऊ, स्थायी। अब है फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या है। जैसा कि हमने पिछली परिभाषाओं में देखा, कुछ तो इसके मुख्य कार्य हैं जो हमने परिभाषाओं में देखे थे। इन जनरल टर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ मनी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेल्प द कैरिंग आउट ट्रेड समथिंग। व्यापार करने के लिए और मुद्रा से वस्तु सेवा का आदान प्रदान होता है, उसके लिए मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो इसके बेसिक फंक्शन क्या है, सबसे पहले मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मुद्रा क्या है, माध्यम है, किस चीज़ का, एक्सचेंज का, आपस में अदला बदली का। अगर मार्केट में एक दुकान है जिसके पास में खाने की वस्तु है, आपको अगर वो वस्तु चाहिए तो उसको मुद्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्रा के बदले में वो वस्तु देगा, ऐसे नहीं देगा। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फंक्शन क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर दूसरा है मनी एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट और मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी मुद्रा से ही हम किसी की वैल्यू निकालते हैं। अगर किसी के पास में दो व्यक्ति हैं जिनके पास समान रूप से कार है, एक के पास भी कार है, दूसरे के पास भी कार है, लेकिन हम उन कार में कौन सी ज़्यादा अच्छी या महंगी कैसे पता लगाएंगे या कैसे बताएंगे। आप उसी तरीके से बताओगे ना कि भाई मेरी कार जो है वो 2 लाख की है और उसकी कार जो है वो 7 लाख की है। तो हमने उसकी वैल्यू निकाली, किस में, मुद्रा में, कि भाई 2 लाख और 7 लाख यानी 7 लाख ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मुद्रा क्या काम आती है, मेजर्स ऑफ वैल्यू। ऐसे ही हम ज़मीन की कीमत निकालते हैं। 2 समान आकार के ज़मीन के टुकड़े हैं, एक बाज़ार में है, एक शहर से 10 किलोमीटर बाहर है, ज़मीन का साइज़ बराबर है लेकिन फिर भी वैल्यू अलग अलग होती है। और हम कैसे बताते हैं, वो प्लॉट साहब 5 लाख का है, ये प्लॉट 35 लाख का है, क्यों, इसकी वैल्यू हमने मुद्रा में बताई है परिस्थिति के अनुसार। अगला इसका मुख्य फंक्शन है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जब भुगतान बाद में किया जाता है, ठीक है हम बाद में पेमेंट कर देंगे, तो उसके लिए भी तो मीडियम चाहिए ना, क्या करना है, कितना करना है, ये बताने के लिए। और स्टोर ऑफ वैल्यू, एक तो 2 नंबर पॉइंट तो क्या था, मेजर्स ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है उसका मेजरमेंट करना। जैसे कार कितने की है, कार 6 लाख की है, तो ये मेजरमेंट हुआ। एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मुद्रा, उसकी वैल्यू को सहेज कर रखना, ठीक है। आपके पास में आपने हर साल पैसा आया, 10 ग्राम सोना खरीदा, फिर पैसा आया 20 ग्राम सोना खरीदा, ऐसे करके आपके 5 साल में आपके पास में 500 ग्राम सोना आ गया।
उस सोने की मुद्रिक मॉनेटरी वैल्यू आपने निकाल ली कि ये साहब कितने का हो गया सोना, कि ये 20 लाख का सोना हो गया। यानी आपने 20 लाख की वैल्यू क्या कर ली, स्टोर कर ली। तो ये उसके मुख्य फंक्शंस हैं। अब हम मुद्रा के कुछ अतिरिक्त कार्य भी हैं जिसको हमने इस चार्ट के माध्यम से समझाया है। तो फंक्शन ऑफ मनी क्या है? पहला तो प्राइमरी फंक्शन आया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन में आया था स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और कुछ कंटिजेंट फंक्शन होते हैं जैसे बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमम बेनिफिट। तो मुख्य तौर पर तो इसके ये पांच ही काम हैं। बाकी इसके और भी छोटे मोटे काम होते हैं जो इससे आपको इस चार्ट की सहायता से ये समझ में आ जाएगा। अब है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मुद्रा का महत्व क्या है? अब मुद्रा का महत्व वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हो कि मुद्रा का महत्व क्या है। मुद्रा के बगैर किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक घटना संभव नहीं है। यहाँ हमने मुद्रा का जो महत्व समझाया है वो अर्थव्यवस्था के प्रकार के आधार पर समझाया है। यानी अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। हालांकि भारत जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण समाहित हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व क्या है वो इन मुख्य बिंदुओं में है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मुद्रा के माध्यम से ही मांग और पूर्ति प्रबल मार्केट में आती है, जिसके माध्यम से कीमत का निर्धारण होता है। मनी फैसिलिटेट एक्सरसाइज ऑफ फ्री चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, मुद्रा आपके पास है, आप कुछ भी बाज़ार से खरीद सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। फिर मनी बीइंग ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा माध्यम है किसका, एक्सचेंज का। फिर मनी बीइंग ए कन्वीनियंट वे टू ले क्लेम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मुद्रा के माध्यम से या आप किसी वस्तु या सेवा पर अपना क्लेम दिखा सकते हो कि भाई मुझे ये लेना है और इसकी कीमत मैं देने को तैयार हूँ। फिर मनी इज़ एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अगर आपको एक मुद्रा बाज़ार विकसित करना है किसी देश में तो उसकी पहली कंडीशन है कि आपके पास में मुद्रा होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मनी किस में है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मुख्य तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर दें तो अर्थव्यवस्था चाहे किसी तरह की हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो चाहे वो पूंजीवादी हो, मुद्रा के मुख्य फंक्शन तो वही रहेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था के प्रकार के आधार पर उनके कुछ अतिरिक्त फंक्शन या उन फंक्शनों का नज़रिया बदल जाता है और कुछ नहीं है। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, वो तो मुख्य रहेगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है आपके पास पैसा है और आपने मुद्रा खरीद ली, वस्तु या सेवा खरीदी। और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था में मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, लेकिन वहाँ अलग तरीके से, वहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है आपने श्रम किया और आपके श्रम के बदले में मजदूरी मिले। तो यहाँ हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, यानी इकोनॉमिक आर्थिक जो है प्लानिंग यानी नीति नियमन, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सोशलिज्म का मुख्य पार्ट है जिससे मुद्रा का यूज होता है। दूसरा वैल्यू ऑफ कैटेगरीज, जैसे प्राइस कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, वेजेस कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, ये सब मुद्रा में ही दर्शाए जाते हैं। और आखिरी है मनी सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने कहा था उधर भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इधर भी, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमन चीज़ है, पर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया रहा है ये अर्थव्यवस्था के अनुसार निर्भर करता है। अब एग्जाम पर्पज़ से आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग ना करके एक ही पॉइंट में लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, सीधा एक साथ सारे के सारे। और आप चाहो तो उनको अर्थव्यवस्था के प्रकार के आधार पर भी व्याख्या कर सकते हो। तो ये आज हमने पहले लेक्चर में पढ़ा मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य और मुद्रा का महत्व। हम इसके अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इसके सिलेबस के अनुसार। तब तक साथ में बने रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और वीडियो ज़रूर देखें। किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे पूछें और जो असाइनमेंट आपको दिया जाए उसको ज़रूर सॉल्व करके आंसर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।